हेलो। ल्यूसेंट की क्लास में अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री का बेसिक समझ लिया है। सबसे पहले तो मैंने बिगिन किया था कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री के डिफरेंट पहलू क्या है, कौन से फिलोसफर दार्शनिक ने हिस्ट्री के बारे में क्या कथन दिया है। साथ ही साथ हमने बात किया था कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टाइम डेटिंग क्या है, यानी तारीख का सिस्टम क्या है, एसी क्या है, ईसवी क्या है, बीसी क्या है। ठीक है, तो ईसवी ईसा पूर्व हमने देखा, एसी बीसी देखा। साथ ही साथ हमने बात किया कि किस तरीके से इतिहास में हम इतिहास को 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आप कहोगे कि आधुनिक, जिससे हम इतिहास को आसानी से समझ सकें। साथ ही साथ हमने बात की थी कि किस तरीके से हम इतिहास को समझेंगे तो हमें स्रोत मिलेंगे, और वो स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि ये स्रोत हमारे प्रागैतिहासिक काल के हो सकते हैं, यानी प्री हिस्टोरिक टाइप से हमारा हिस्टोरिकल आपका साक्ष्य हो सकता है। साथ ही साथ प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद ऐतिहासिक हो सकता है, और हिस्टोरिक हो सकता है। प्री हिस्टोरिक में हमने देखा था कि वो काल है जहां पे हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं तो वो लिखित फॉर्म में नहीं मिले हैं, सिर्फ हमें वो साक्ष्य प्रागैतिहासिक तौर पे देखने को मिले हैं या खुदाई में मिले हैं। जब हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, और हमें ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं जो लिखित फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन वो लिखित साक्ष्य की लिपि हम नहीं डिसिफर कर पाए हैं। लिपि को हम डिसाइफर ना कर पाने के कारण, या आप ऐसे कहो कि लिपि को आप ना पढ़ पाने के कारण, उन सभी साक्ष्यों को जो आपको लिखित तौर पे मिले हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब बस एक बेसिक आप रिसर्च करते हो, आप उस पर स्ट्रेटेजिक जब एनालाइज करते हो उन साक्ष्यों को, तो आप कुछ जानकारियां निकाल रहे हो। उन जानकारियों को हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमें कहीं से धान्यागार मिला तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ ऐसा ऐसा रहा होगा। नालियां सुसज्जित मिली हमें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हम बोल रहे हैं भाई वो शहरी थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और उन्होंने सब सुसज्जित तरीके से ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया। इन सब चीजों की बात हम करते हैं, लेकिन हमें वहां पे जो साक्ष्य मिले हैं लिखित तौर पे उनकी जानकारी नहीं है। इसलिए इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद ऐतिहासिक सभ्यता बोलेंगे। इसी तरीके से हमें ऐतिहासिक काल की बात भी करते हैं, तो ऐतिहासिक काल में हमें लिखित मिलते हैं साक्ष्य, बिना लिखित भी मिलते हैं, लेकिन जो साक्ष्य में लिखित तौर पे मिलते हैं उनकी लिपि हमने पढ़ ली है। जैसे हम अशोक की बात करें तो अशोक काल के सभी अभिलेखों को अब हम पढ़ सकते हैं, उनकी लिपि को हमने डिसाइफर कर लिया है, हमने उसको पहचान लिया है कि पाली भाषा में है, जो भी भाषाएं यूज हुई हैं, पाली जनरली यूज हुई हैं, तो उसको हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक, तो जब ये हम साक्ष्य लेते हैं जिन्हें हम पढ़ पा रहे हैं, तो वो साक्ष्य कौन कौन हो सकते हैं इन्हें हम सीखेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक प्राचीन भारत को जानने का स्रोत है। तो आप हेडिंग लिखें, प्राचीन भारत को जानने का स्रोत। तो प्राचीन भारत को जानने का जो स्रोत है, सोर्स है, वो बेसिकली बच्चों डिवाइड किया जा सकता है 3 या 4 हिस्सों में। पहला हमारा है धर्म ग्रंथ, जिसमें हम स्क्रिप्चर्स की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ ऐतिहासिक ग्रंथ भी हम यहां पे लेते हैं। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ हमें प्राचीन भारत को जानने के एक महत्वपूर्ण सोर्स के तौर में लेना चाहिए, क्योंकि उस समय में जो धर्म ग्रंथ लिखे गए लोगों के भावनाओं को एक मोड़ देने के लिए, या लोगों की आस्था को एक रास्ता दिखाने के लिए धर्म ग्रंथ लिखे गए। इन्हीं धर्म ग्रंथ को लोग पढ़ते थे और उसको फॉलो करते थे। उनके सभी गुणों को, उसमें निहित सभी विचारों को लोग क्या करते थे, अपने जीवन में उतारते थे। तो धर्म ग्रंथ से हमें पता चलेगा कि वहां के लोगों का रहन सहन, विचार, उनका आस्था, उनका विश्वास क्या था। ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए जो इतिहास को बताने के लिए ही लिखे गए, और उन ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा हमें इतिहास के बारे में जानने के लिए ऐतिहासिक ग्रंथ की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथ का मेन फोकस ही होता है उस समय के इतिहास को बताना। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशियों की विवरण की। तो कई बार विदेशी आते हैं और विदेशी अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। किस फॉर्म में? या तो उन्होंने कुछ ऐसी पुस्तक लिख दी जो उस समय के काल को बता रही है, या उन्होंने कुछ ऐसा टिप्पणी लिख दिया, ऐसा लेख लिख दिया जिसको हम आज पाते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि इस समय कौन सा यात्री आया। जैसे हम बात करते हैं कि फायान आया, ठीक है, जैसे बात हम करते हैं कि फायान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, वेनसॉन्ग आया हर्षवर्धन के काल में, इसने क्या लिखा, क्या बताया, उनकी पुस्तकों से, उनके विवरण से हम पता लगाते हैं, जिसे हम विदेशियों का विवरण कह सकते हैं।
तो विदेशियों का विवरण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमें ये जानना हो कि भारत का प्राचीन इतिहास क्या है, भारत प्राचीन काल में कैसा था। तो प्राचीन भारत के इतिहास का एक मुख्य स्रोत आपका विदेशियों का विवरण भी हो सकता है। तीसरा यदि हम सोर्स लें, तीसरा यदि हम स्रोत लें भारत को जानने का, तो ये हो सकता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब यदि आपने खुदाई की और खुदाई में आपने चीजों को एग्जीक्यूट किया आपने, और एग्जीक्यूशन में आपने जो संबंधी साक्ष्य जुटाए, एग्जीक्यूशन में जो आपने फाइंडिंग्स ली, जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आपने ली, भूगर्भिक आपको जो साक्ष्य मिले, उन साक्ष्य से भी आप कई चीजें पता लगाते हो। जैसे आपको यदि साक्ष्य में युगल समाधि मिली तो आप अनुमान लगाओगे कि भाई सती हुआ या क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हम लोग एक क्या कर सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं कि वहां लोग कैसे थे। जैसे हमें कुत्ते के साथ इंसान की समाधि मिली, यानी हम बोल सकते हैं कि वफादार कुत्ता रहा होगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलते हैं, पुराने हमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलते हैं। धान्यागार मिले, हमें स्नानागार मिले, हमें गेहूं के साक्ष्य मिले, चावल की भूसी मिली। तो जिन जगहों से ये सब हमें मिला है, तो उसी आधार पे हमने डिसाइड किया है कि कहाँ पे चावल ज्यादा होता था, कौन पोर्ट की तरह यूज था। जैसे लोथल में हमें पोर्ट के संबंधी साक्ष्य मिले तो हम बोल सकते हैं वो बंदरगाह था। तो विभिन्न साक्ष्य से ही डिसाइड होता है कि वो इलाका या वो क्षेत्र कैसा था। पहला हो गया आपका धर्म ग्रंथ। आप चाहो तो ऐतिहासिक ग्रंथ को अलग भी कर सकते हो, मैंने एक साथ ले लिया है। साथ ही साथ विदेशियों का विवरण है, ऐसे ही पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। ये तीन आधार मैंने बताए हैं। अब मैं धर्म ग्रंथ में बात करता हूं, तो धर्म ग्रंथ में हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ आ जाएंगे। जैसे वेद आ जाएगा, वेदांग आ जाएगा, पुराण आ जाएगा, ठीक है, वेद, वेदांग, पुराण, स्मृति ग्रंथ आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वेद के साथ उपवेद भी आ जाएगा, फिर वेद उपवेद के साथ आपके अरण्यक, ब्राह्मण, ये सब भी आ जाएंगे। संहिता आ जाएगा, फिर आपके पास ब्राह्मण आ जाएगा, अरण्यक आ जाएगा, और आपके महाकाव्य आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके दर्शन आ जाएंगे। तो इनको हम किस आधार पे बांटें, ये भी मैं आपको सिखाता हूं। ये सब आपके धर्म ग्रंथ में आ जाएंगे। इसके अलावा आपके ऐतिहासिक ग्रंथ में भी आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को ले सकते हैं, आप पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी को ले सकते हैं, चचनामा को ले सकते हैं हम लोग, और राजतरंगिणी को ले सकते हैं। इन सब के बारे में मैं बहुत डिटेल से जाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। आज फिलहाल हम लोग धर्म ग्रंथ पे काम करते हैं कि धर्म ग्रंथ हमें कैसे मिले, ठीक है। तो मैंने प्रॉमिस किया है, क्लास ज्यादा ड्यूरेशन की होती है तो आप लोग उसको नहीं डील कर पाते, तो क्लास का ड्यूरेशन मैं 20 से 40 मिनट रखने वाला हूं डेली, और उसी में जितना भी हम कर पाएंगे वो मैं कवर करूंगा। तो चलिए आज आप लोग हेडिंग डालें धर्म ग्रंथ, यानी आप कह सकते हो स्क्रिप्चर्स, इंडियन स्क्रिप्चर्स, भारत के धर्म ग्रंथ आप लोग हेडिंग डाल लें। हिंदू डालें आप, हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म ग्रंथ को प्यारे बच्चों हम दो भागों में बांटने वाले हैं। वो ग्रंथ जो मूल ग्रंथ कहे जा सकते हैं और जिन्हें हम सुनकर लिखा गया, या जिनमें सुनने का कॉन्सेप्ट है। ये बोला जाता है कि ईश्वर के मुख से कहे गए बातें हैं और ब्रह्मा जी ने इसको क्या किया है, सुना है या सुनाया है। ये कहलाते हैं श्रुति। और दूसरे हैं जो इन्हीं श्रुति को समझ के और इनको स्मृति में लाकर लिखा गया, उनको बोलते हैं स्मृति। अब मैं आज बेसिक आइडिया दे रहा हूं, कल से मैं फिर इन पे डिटेल से काम करूंगा। आज मैं एक जनरल टेबल बनवा रहा हूं, उसको आप बना लो, ठीक है। तो ये श्रुति में कौन कौन से आएंगे? श्रुति में सबसे पहले तो मेन 4 वेद आ जाएंगे। अब वेद को पढ़ने के लिए 6 वेदांग बनाए गए, वो भी आप श्रुति में ले लो। 18 फिर पुराण बनाए गए, वो भी आप इसी में ले लो। 4 वेद के साथ आपको 4 उपवेद मिलेंगे, चलो उसे भी हम इसी में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो वेद मिल रहे हैं, वेदांग मिल रहे हैं। इसके अलावा उपनिषद भी हमने वेद के समझने के लिए ही बनाया है हमने, 108 उपनिषद। तो इसे भी आप कहाँ लोगे? श्रुति में लोगे, ठीक। और क्या आ जाएगा श्रुति में? आपके भगवत गीता भी आ जाएगा, क्योंकि भगवत गीता को भी माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने सुनाया था। किसे सुनाया था? अर्जुन को सुनाया था, जब वो मोह माया में आ गया था,
ठीक है, उसको लगने लगा था कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मैं किसे मार रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था। ठीक है, आप कह सकते हो कि पार्थ एक व्योमोह में पड़ गया था, तब ये भगवत गीता सुनाया गया था। ठीक, तो ये भी आ जाएगा श्रुति में। अब स्मृति में वो आएंगे जो सुनने के बाद कुछ समय के बाद फिर उनको संकलित किया गया, लिखा गया। तो जैसे आपके धर्मशास्त्र आ जाएंगे, स्मृति धर्मशास्त्र आ जाएंगे, स्मृति ग्रंथ आ जाएंगे इसमें। अब आज मैं इसको एक क्राइटेरिया दे रहा हूं। कल से मैं क्या करूंगा, मैं रिस्पेक्टिवली शुरू करूंगा वेद फिर वेदांग। तो उसमें आप समझ जाना कि कौन सा आपका श्रुति है, कौन सा आपका स्मृति है। तो धर्म ग्रंथ हो गया, स्मृति ग्रंथ हो गया। धर्म ग्रंथ स्मृति ग्रंथ के बाद आपके महाकाव्य हो गए। आपको पता है महाकाव्य कौन से महाकाव्य, यहीं पे आप लिख लो, 2 हैं। एक तो महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया, एपिक्स बोलते हैं आप इन्हें, और एक रामायण है। रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? रामायण लिखा गया है वाल्मीकि जी द्वारा। और फिर रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? उसको भी आप बिल्कुल स्मृति ग्रंथ कहेंगे। रामचरितमानस को किनके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास जी द्वारा। और कौन आ जाएगा यहाँ पे और आपके पुराण आ जाएंगे। ठीक है, पुराण मैंने यहाँ लिख दिया है। पुराण वैसे बाद में लिखे गए हैं, पुराण यहाँ लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, पुराण आ जाएंगे, 18 पुराण होते हैं, बाद में लिखा गया है इन्हें। इन पुराणों में भी मेन पुराण आपको बताऊंगा, जैसे मत्स्य पुराण, 4 पुराण में बताऊंगा जिसमें किनकी जानकारी मिलती है, 5 पुराण रादर जिनमें हमें वंशावली मिलती है। जैसे मत्स्य पुराण हो गया, गुप्त वंश के लिए आपका वायु पुराण हो गया, तो इनकी जानकारी हम लोग लेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे दर्शन मिल जाएंगे। 6 दर्शन की बात हम करेंगे, जिनमें से सांख्य दर्शन होगा और आपका इसके अलावा न्याय दर्शन होगा, पतंजलि जी के द्वारा दिया गया योग दर्शन होगा, और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक दर्शन। तो इन सब की बात हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास में मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। तो चलिए अब वैदिक टेक्स्ट की बात हम कर लें। वैदिक टेक्स्ट हमें क्या क्या मिले और उनका क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, यानी वैदिक रचना का प्रकार। तो वैदिक रचना में हम लोग मेन तो लेते हैं वेद को। मेन तो वेद हैं, जो 4 वेद लिखे गए वो वैदिक रचनाएं हैं। लेकिन वेद को समझने के लिए, वेद को समझाने के लिए हमें साथ ही साथ वेद के उपवेद लेने पड़े। ठीक है, तो वेद के साथ हमें उपवेद लेना पड़ा। फिर हमें वेद के बाद वेदांग को बनाना पड़ा। लेकिन जब वेद टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो वेद उपवेद ले लो। इसके अलावा और हमें क्या लेना पड़ता है? संहिता लेना पड़ता है। इसके बाद आप संहिता लिख लो। और क्या लेना पड़ता है वैदिक टेक्स्ट में? अब संहिता के बाद हमें उससे जुड़ा हुआ लेना पड़ता है ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद हमें लेना पड़ता है अरण्यक, और इससे जुड़ा हुआ फिर हमें लेना पड़ता है उपनिषद। तो इस तरीके से हम वैदिक रचना की बात करते हैं, वैदिक टेक्स्ट की बात हम करते हैं। तो आज मैं डिटेल से नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक आपको टेबल बना के बता रहा हूं कि किस तरीके से वेद, उपवेद और ये सब हमें मिलते हैं। तो आप सबसे पहले तो वेद आज समझ जाएं कि कितने वेद हैं। तो 4 हमारे पास वेद हैं। इन वेद के लिए उपवेद हैं जिन्हें हम लिख लेंगे। फिर इनसे जुड़ी हुई हमारे पास संहिता है जिन्हें हम आज लिखने वाले हैं। इनसे जुड़ा हुआ हमारे पास ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है जिन्हें हम पढ़ेंगे। और इनसे जुड़े हुए हमारे पास उपनिषद मिलेंगे। हाँ, इनकी संख्या अलग अलग है, सबको यहाँ पे शामिल नहीं किया जा रहा है। उपनिषद लो तो 108 उपनिषद है, पर उन 108 में जो इनसे जुड़े हुए हैं वो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं। सबसे पहले हम बात करें ऋग्वेद की। जब कल की क्लास में मैं डिटेल से एनालाइज कराऊंगा इन्हें, तब भी मैं बात कर दूंगा एक बार। तो ऋग्वेद में हम उपवेद किसे मान के चलते हैं? उपवेद क्या है ऋग्वेद का? तो आप लोग लिख लें, ये आयुर्वेद है। चलिए 4 भाग कर लेते हैं इसके। ऋग्वेद का आयुर्वेद पूरा पहले मैं ऋग्वेद का कर देता हूं। ऋग्वेद में संहिता क्या यूज होती है? ऋग्वेदिक संहिता या ऋग्वेद संहिता ही यहाँ पे प्रयोग में आती है। ठीक है, ऋग्वेद आधा का होता है वैसे, तो ऋग्वेद संहिता यहाँ पे प्रयोग में आती है। ठीक है, कौन सा ब्राह्मण यूज करते हैं हम ऋग्वेद में? ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? ऐतरेय ब्राह्मण। और उपनिषद भी ऐतरेय उपनिषद नाम से ही जाना जाता है, जो उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? आपके ऋग्वेद से। तो पहला वेद ऋग्वेद है, जिसके अंतर्गत
भगवान से जुड़ा हुआ वेद है, भगवान की उपासना से जुड़ा हुआ वेद है ये, जिसमें हम आयुर्वेद की बात करते हैं, जिसके तहत हम ऋग्वेद संहिता की बात करते हैं, और जिसके तहत हम ऐतरेय ब्राह्मण की बात करते हैं, और इसके तहत हम ऐतरेय उपनिषद की बात करते हैं। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, और दूसरा हमारे पास ऋग्वेद के बाद मिलता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यदि हम लोग बात करें कि हमारे पास कौन सा उपवेद है, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और यजुर्वेद में यदि हमसे पूछा जाए कि कौन सा संहिता प्रयोग में आएगा, तो यजुर्वेद का संहिता आप लोगों को लिखना चाहिए। इसमें दो संहिता है, एक तो शुक्ल संहिता और एक आपको मिलता है यहाँ पे शुक्ल संहिता के अलावा कृष्ण संहिता। मेनली हम शुक्ल संहिता पे काम कर रहे हैं, और शुक्ल संहिता के अंतर्गत ही हमें एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा और हमें उपनिषद मिलेगा। हमें यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है शतपथ ब्राह्मण। हाँ, एक आप लोग यहाँ पे अरण्यक भी बना लें, ठीक, अरण्यक भी बना लें। हाँ, ऋग्वेद में कौन सा अरण्यक आता है? ऐतरेय अरण्यक भी आता है, ऐतरेय उपनिषद भी आता है। तो ऋग्वेद में आपको कोई टेंशन नहीं है, ऐतरेय ही अरण्यक है, ऐतरेय ही आपका उपनिषद है। तो यहाँ पे बृहदारण्यक आपको मिलेगा, बृहदारण्यक अरण्यक मिलेगा। और उपनिषद आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे उपनिषद आपको मिलेगा ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। तो ये आपको याद रखना है कि यजुर्वेद के अंतर्गत संहिता शुक्ल संहिता और कृष्ण संहिता है। शुक्ल संहिता के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक भी बोलते हैं कहीं कहीं, बृहदारण्यक भी लिख लो या बृहदारण्यक लिख लो। तो बृहदारण्यक अरण्यक मिलेगा, ईशोपनिषद मिलेगा। और भी होंगे इसमें, लेकिन मेन मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया, जिससे क्वेश्चंस या जिस पर जिक्र हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। कहीं कहीं हमें ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय अरण्यक की बात मिलती है, शतपथ ब्राह्मण की बात बीच में कहीं कहीं हमें देखने को मिलेगा। ईशोपनिषद यदि कहीं मिला तो देखेंगे। तो मेन ये चार आप याद कर लो, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ठीक, अब आते हैं हम लोग ऋग्वेद यजुर्वेद के बाद सामवेद में। संगीत को समर्पित है ये वेद। इसके अंतर्गत आप लोग गंधर्व वेद याद रखें, इसका उपवेद। ठीक है, इसमें संहिता इसमें सामवेद संहिता ही प्रयोग में आती है, सामवेद संहिता का ही प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण क्या प्रयोग करते हैं? तो ब्राह्मण आप लोग यहाँ पे लिखें पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण का प्रयोग हम करते हैं इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं तलवक्र या तालवक्र, तालवक्र या तलवक्र अरण्यक लेते हैं। और उपनिषद इसके अंतर्गत आप क्या लोगे? उपनिषद इसके अंतर्गत छंदोग्य उपनिषद का प्रयोग किया जाता है। जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो बिल्कुल इस पर काम हम कभी ना कभी, थोड़ा बहुत इस पर जिक्र कहीं ना कहीं होगा, छंदोग्य उपनिषद का। अब हम बात कर लेते हैं चौथा, और चौथा है आपके पास अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत आपको मिलेगा शिल्पवेद या फिर शिल्पवेद बोलते हैं। और किस नाम से जानते हैं शिल्पवेद को? तो एक और नाम है इसका, लिखना चाहें तो लिखें स्थापत्य वेद। शिल्प या स्थापत्य एक ही चीज है, तो शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। इसके अंतर्गत आपको संहिता क्या मिलेगी? ऑब्वियसली अथर्ववेद संहिता, संहिता का नाम यही है, अथर्ववेद संहिता। इसके अंतर्गत हम लोग ब्राह्मण क्या लेते हैं? ब्राह्मण इसमें हम गोपथ ब्राह्मण लेते हैं। इसमें अरण्यक का जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता है, नो लिख दे रहा हूं मैं। हाँ, उपनिषद यहाँ पे बहुत फेमस, मुंडकोपनिषद लिख लो आप, या मुंडकोपनिषद लिख लो। तो मुंडकोपनिषद वो उपनिषद है प्यारे बच्चों, जिसमें से हमने सत्यमेव जयते लिया है। तो कुछ ना कुछ इन उपनिषदों से, इन अरण्यक से, इन संहिता वेदों से हमने ग्रहण किया है। और यदि इनसे हम ग्रहण चीजों को करते हैं तो बहुत सारी अच्छाइयां हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। हालांकि कुछ अंधविश्वास भी हमें कभी कभी मिल जाते हैं, पर उस समय व्याप्त लोगों की भावनाओं और विश्वासों के चलते ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक टेबल फॉर्म हो गया, जिससे आपको पता चल गया कि वेद, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद क्या है। एक्चुअली ये रचना की गई है वेदों को रिस्पेक्टिवली समझने के लिए। ठीक, तो ऋग्वेद आयुर्वेद इसका उपवेद है, ऋग्वेद संहिता संहिता हो गई, ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण, अरण्यक ऐतरेय अरण्यक। अरण्यक वो ग्रंथ होते हैं जो जंगलों में लिखे जाते हैं, जंगलों में इनका पाठ होता है। उपनिषद हो गए ऐतरेय उपनिषद। ठीक,
किससे जुड़े हुए? ऋग्वेद से। अब यजुर्वेद की बात करें तो ये धनुर्वेद है, ठीक है। यज्ञ से संबंधित विधि विधान यहाँ पे डिस्कस होते हैं। शुक्ल और कृष्ण 2 संहिताएं हैं। शुक्ल संहिता के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक क्या आ जाएगा यहाँ पे? अरण्यक। और ईशोपनिषद क्या आ जाएगा? उपनिषद। इसके बाद हम सामवेद की बात करें तो गंधर्व वेद यहाँ पे उपवेद है, सामवेद यहाँ पे संहिता है, पंचविश यहाँ पे ब्राह्मण है, तालवक्र यहाँ पे अरण्यक है, और छंदोग उपनिषद यहाँ पे आपको उपनिषद मिलेगा। अब छंदोग उपनिषद का जिक्र बाद में होगा, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। अथर्ववेद की बात करें तो शिल्प वेद या स्थापत्य वेद यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इतना डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करने वाले उपनिषदों का, लेकिन छांदोग्य उपनिषद का बाद में प्रयोग मिलता है, और मुंडकोपनिषद का भी मिलता है। कहाँ मिलता है डिस्कशन भी कर लेते हैं। अथर्ववेद संहिता आपको अथर्ववेद में मिलेगी, गोपथ ब्राह्मण मिलेगा, हम लोग अरण्यक की बात नहीं कर रहे। मुंडकोपनिषद आपको यहाँ पे उपनिषद मिलता है अथर्ववेद में, और मुंडकोपनिषद वो उपनिषद है जिसके तहत हमने क्या बात की है? हमने बात की है कि इसी के तहत और इसी से हमने सत्यमेव जयते लिया है अपने इंडिया के, आप कहोगे, सिंबल में। ठीक, तो ये डिस्कशन हो गया टेबल फॉर्म में। कल से हम लोग वेदों को और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस वेद में क्या बात कही गई है। ठीक, तो एक क्विक आइडिया हम लोग वेदों का कल ले लेंगे। ठीक, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद में, वो मैं डिस्कस कर दूंगा पॉइंट वाइज। और साथ ही साथ हम लोग वेदांग पढ़ लेंगे। वेदांग के अलावा हम लोग बेसिक डिस्कशन सांख्य, सभी दर्शनों का, जिसमें सांख्य दर्शन प्रमुख है, उसकी बात भी करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात कर लेंगे कि संहिता में, मैत्रेयी संहिता में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट बात या खराब बात लिखी हुई है, तो इन चीजों का हम डिस्कस करेंगे। जैसे शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, लेकिन जब हम मैत्रेयी संहिता की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति वहां पर गिरी बताई गई है, जुआ से और शराब से तुलना की गई है, पुरुष का एक दोस्त बताया गया है। तो ऐसी जो चीजें मेंशन है, लिखी हुई है, उनका डिस्कशन भी हम लोग करते रहेंगे। साथ ही साथ जो पॉइंट मैं बताता चलूं, आप उसको नोट करते चलें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थोड़ा ही मैं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आप लोग ज्यादा टाइम खींच दिया जाए तो फिर चीजें मिस होने लगती हैं। तो 20 से 30 या 40 मिनट ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को मैं एक्सटेंड करूंगा। तो आज भी मैंने इतना ही किया। ठीक है, थैंक यू क्लास।